चलिए अपन लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जब तक आपकी कॉपी कलेक्ट हो जाएगी। पहली बात तो आप में से कोई भी स्टूडेंट कोशिश करे कि वो प्रोग्राम आधा छोड़ करके ना जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी जो मिलेगी वो घातक होगी। और इस प्रोग्राम को पूरा अटेंड करके आपके मन में जो भी ट्यूशन आए, आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी परेशानी हो, आप प्रोग्राम के एंड में बेझिझक उस चीज को साझा करें, पूछ सकते हैं। ठीक है। सेक्स एजुकेशन, पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है। सेक्स एजुकेशन द्वारा हम जरूरी जागरूकता, हमारी लैंगिक जागरूकता, जिम्मेदारियां, सही उम्र, अनुशासन, संबंधित भ्रांतियां आदि की सही जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितने भी तरीके की एजुकेशन ली है, उसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आपकी जिम्मेदारियां समझाई जा रही है, सही उम्र बताई जा रही है, अनुशासन सिखाया जा रहा है और भ्रांतियां, इन सभी चीज को जागरूक करके आपको डेवलप किया जा रहा है। तो कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी है। सेक्स एजुकेशन से जुड़ी हुई भ्रांतियां क्या है? भ्रांतियां यह है कि इसका जो नाम है सेक्स, उसको लेकर के हमारे को ऐसा लगता है, उसको लेकर के हमारे को ऐसा लगता है हेलो, उसको लेकर के हमारे को ऐसा लगता है कि उस वर्ड के अंदर हमारे को जो लैंगिक संबंध होते हैं, सिर्फ उससे संबंधित ही जानकारी दी जाएगी या उससे संबंधित ही एक टॉपिक है। ये सबसे बड़ी इसकी एक पहली भ्रांति है। दूसरी भ्रांति क्या है? सोशल मीडिया पर सेक्स एजुकेशन के नाम से जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके अंदर पॉर्न फिल्म्स बना करके अपलोड करके बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। तो उस वजह से भी सेक्स एजुकेशन का गलत रूप समाज में बन गया है। तीसरा कि हम लोग अपनी जो रूढ़िवादिता है, हमारे अंदर जो समाज में रूढ़िवादिता है, उस रूढ़िवादिता से बाहर निकल करके नई चीज को जानना और सीखना नहीं चाह रहे, उस भ्रांति को तोड़ना नहीं चाह रहे और नई जो सही बात है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सारी जो भ्रांतियां जो हमारे उम्र, हमारे स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध, हमारे बोलचाल, हमारी पर्सनैलिटी, इन सब से संबंधित है, ये सभी चीजें हमारे को इसके अंदर भ्रांति के अंदर इंक्लूड करनी होती है, जो हम इसके अंदर सीखते हैं। जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? देखो, आवश्यकता ही इसकी डेफिनेशन के अंदर है। आवश्यकता क्या है कि हम पहले तो खुद को समझें, हमारा शरीर क्या है ना? सबसे पहले किसी और को जानने से पहले हम खुद को समझें कि हमारा शरीर क्या है। अब आप बोलेंगे कि हमारे शरीर को हम इतने उम्र के हो गए, हम हमारे शरीर को नहीं जानते, है कि नहीं? बचपन से इसके साथ जी रहे हैं कि हम हमारे शरीर को नहीं जानते। जवाब यह है कि बचपन से हम जिस शरीर के साथ जी रहे हैं, उस शरीर को कैसे व्यवहार में लाना है, उस शरीर से क्या हमारे को व्यवहार करना है, उस शरीर की कैसे हमारे को साफ सफाई करनी है, उस शरीर से कैसे अनुशासन अपनाना है, वो सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी किसी ने सिखाया नहीं सिखाया, और सिखाया तो बहुत कम सिखाया, छुपे शब्दों में सिखाया, तो उन चीजों को भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो एक पॉइंट। दूसरा, हमारी लैंगिक जिम्मेदारियां। अगर मैं लड़का हूं तो मेरी समाज में क्या लैंगिक जिम्मेदारियां बनती है? मैं लड़की हूं तो मेरी समाज में क्या लैंगिक जिम्मेदारियां बनती है? मैं लड़का या लड़की हूं तो मेरी क्या लैंगिक जिम्मेदारियां बनती है? अगर मैं किसी रिश्ते में हूं तो मेरी क्या लैंगिक जिम्मेदारियां बनती है? ये सभी जिम्मेदारियां हम लोग इसके अंदर सेक्स एजुकेशन के अंदर सीखते हैं। सही उम्र, किसी भी काम को करने की एक सही उम्र होती है। चाइल्ड लेबर आपने एक्ट पढ़ा होगा, कार्यशाला पे कॉलेज में होती है। चाइल्ड लेबर एक्ट क्या होता है?
है ना? आप लोगों ने विवाह की सही उम्र पता है आप लोग कितनी होती है विवाह की सही उम्र? लड़कियों के लिए विवाह की सही उम्र कितनी होती है कानून अनुसार? कानून अनुसार 18 साल। सरकार ने, भारत सरकार ने भारत के अंदर जो विवाह की लड़कियों की सही उम्र निर्धारित की है वो 18 वर्ष है, ठीक है? और लड़कों की कितनी उम्र निर्धारित है? लड़कों की पता है, लड़कियों की नहीं पता थी लड़कों की सही उम्र पता थी, मैं लड़कियों की आवाज इतनी सही नहीं थी लड़की के वाले जवाब। अब देखो, पर हमारे समाज में जो विवाह की सही उम्र निर्धारित करी हुई है, पर देखो हम लोग आज के परिवेश अनुसार बात करेंगे, सहज बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो भी आपको बात बताया जाए तो सहज फैसला है। आप लोग आज के परिवेश में देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया, हो रहा है ना? लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और फिर उनके अंदर फिजिकल रिलेशन बन रहा है। समाज के अंदर सही उम्र जो निर्धारित करी थी उससे बहुत पहले ही बच्चे इस तरीके के रिश्तों में आ रहे कि नहीं आ रहे? और उन रिश्तों में आने के बाद फिर वो फिजिकल रिलेशन बना रहे, दोस्ती के नाम पे प्यार कर रहे हैं, प्यार के नाम पे फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, सब चीज को तोड़ मरोड़ करके रख रहे हैं, ठीक है? अब इतनी कम उम्र के अंदर वो लोग इस तरीके के काम करें, क्या वो उनके काम के लिए सही उम्र है? अभी आप लोग बोल रहे हैं नहीं, लेकिन हमारा ही कोई दोस्त, हमारी कोई सहेली जब इस काम को करती है क्या हम उसको रोकते हैं? हम ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जो उसका लव ग्रुप बनकर उसको गाइड करने लगते हैं, होता ही नहीं होता है? उसके इन चीजों के अंदर उसका सहयोगी बनने लग जाते हैं, लेटर पास करेंगे, उसका संदेश देंगे, उसकी चीजों के अंदर उसकी सहायता करेंगे, जबकि उसको सही उम्र हम उसके लिए बताने की भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, या हमारे को भी जिम्मेदारी नहीं लगती कि इस चीज की सही उम्र समाज में बनी क्यों है? क्या आवश्यकता थी कि हमारे बड़े बूढ़ों ने इस सही उम्र को बनाया? हमारा जो शरीर है इसका पूरा डेवलपमेंट जो होता है वो कम से कम 18 वर्ष के अंदर तो होना बहुत ज्यादा जरूरी, अच्छे खान पान के साथ। इसलिए उन सब चीजों को समाज में समाहित करके सही उम्र निर्धारित करें। अब आप बोलोगे 18 साल के हो गए तो कैसे बात करने लग जाए? ठीक, वर्कशॉप चल रही है सेक्स एजुकेशन की, इसलिए मैं आप लोगों से बात ओपन बोल रहा हूँ कि भाई कोई बच्चा या कोई बच्ची हो सकता है घर में इस बात का विद्रोह कर दे, मैं 18 की हो गई हूँ, मुझे सिखाया गया है कि 18 तो कानूनी उम्र है और मैं ऐसा कर लूँ। पर आप लोग स्टडीज देखिए, विज्ञान विषय के कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं क्लास में। आप लोग स्टडीज देखिए कि 21-22 साल की जो हमारी अभी वर्तमान जो उम्र होती है, 21-22 साल की उम्र भी हमारी इतनी अच्छी, हमारे को अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं दे पा रही है कि हम लोग माता पिता बन सके। क्योंकि जो लैंगिक रिश्ते जो बनाए जाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, उसके बाद बच्चा जन्म लेता है, और अगर बच्चा जन्म नहीं लेगा तो हम लोग गोली खाएंगे और गोली खा करके हमारी प्रजनन क्षमता को कमजोर करेंगे। यही तरीका है। या प्रिकॉशन के रूप में जो उसके लिए जो चीजें आती हैं हमारे जिनको कॉर्नर्स बोला जाता है उनका यूज करेंगे। अब इन चीजों का आप लोग अगर यूज कर रहे हो या ऐसी गोलियां खा रहे हो या आप लोग इतनी कम उम्र में रिश्ते बना रहे हो, तो पहली बात तो कानून के अंदर आप लोग क्या आ गए? दोषी। कानून की नजर में क्या हो? दोषी। फिर दूसरा, आप लोग समाज की मर्यादाओं को तोड़ रहे हो, परिवार की और आपकी जो इमेज बन रही है समाज में वो खत्म हो गई। फिर भारतीय जो संस्कृति हमारी जो पहचान है, पता है आप लोगों को, अपने भारत के जो बच्चे हैं, अपने भारत का जो स्त्री पुरुष की जो पहचान है वो विदेश में आज भी इतनी विकृत होने के बाद भी अपने भारत में कई सारी विकृतियां हमें सामने देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी उसकी आज भी बहुत अच्छी इमेज बन गई है दुनिया के अंदर। बाहर विदेश के लोग आके समझते हैं कि अपने भारत के जो बच्चे हैं, अपने भारत के जो युवा हैं, अपने भारत के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा मतलब अपनी बहुत अच्छी तरीके से सीमाएं बना के रखते हैं, उन सीमाओं से बाहर जाके काम नहीं करते। पर वो क्या है असलियत में, वो तो आप लोग देख ही लो।
स्कूल कॉलेज में आप लोग देख चुके हो, आप लोग अपने आस पड़ोस में देख चुके कि चल क्या है। ये सही उम्र इसलिए निर्धारित है किसी भी काम को करने की, कि आप कोई भी काम करो सही उम्र होनी चाहिए। और अनुशासन, हमारे अंदर अगर अनुशासन है, अगर किसी गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा, एक बार स्टार्ट कर दी, छोड़ दी, चल पड़ी और जाके रुक गई, टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, अपना भी नुकसान होगा और सामने वाले का भी। इसी तरीके से जीवन में एक अनुशासन का हमारे पास ब्रेक होना चाहिए। कोई भी चीज एक सीमा में होनी चाहिए, उस सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए। लक्ष्मण रेखा, सीता जी के पास जो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, उसी को पार करने के बाद रावण ने क्या किया था। आज समाज में हम अपनी लक्ष्मण रेखाएं खींचते नहीं रखते। हमें दोस्ती करनी है, कितनी सीमा तक, हमें बात करनी है किसी से, कितनी सीमा तक, हमारे को किसी को स्पर्श करना है, कितनी सीमा तक, किसी को हमारे को स्पर्श करना है, कितनी सीमा तक, फोटो खिंचवाना है, कैसी तरीके से खिंचवाना है, कितनी सीमा तक, हर चीज में अनुशासन होना चाहिए। जब आप लोग आज कॉलेज के स्तर पे पढ़ने के लिए आ गए हो, तो आप लोगों को ये स्तर भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग किसी को अपने साथ कुछ भी करने की अनुमति दे दोगे तो वो तो करेगा। अनुशासन ही है, आपने अपनी बाउंड्री थोड़ी खींच रखी है, घर में गेट थोड़ी लगा रखा है, तो जानवर तो अंदर आएगा ही। इसलिए अनुशासन का दरवाजा लगाना जरूरी है। घर में देखो, हम लोग अपने घर में रहते हैं, घर के बाहर एक मेन गेट लगाते हैं, फिर घर के अंदर घुसने के बाद दूसरा मेन गेट लगाते हैं, फिर कमरे के अंदर तीसरा मेन गेट लगाते हैं, फिर उस पर पर्दे भी लगा देते हैं, फिर खिड़की भी लगा देते हैं, सिर्फ अपने घर के लिए बाहर के मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े और लोगों की नजरों से बचते हैं। तो हम अपने जीवन में कितने दरवाजे लगाते हैं, कितने लगाते हैं दरवाजे, ये हमारे को निर्धारित करना। अनुशासन, ये अनुशासन सीखना होता है सेक्स एजुकेशन में। आप लोगों को स्पर्श करें, उसकी लिमिट होनी चाहिए, आप किसी को स्पर्श करें, उसकी लिमिट होनी चाहिए। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े आजकल के आप लोग देखोगे कि गले की जो डीपनेस होती है, कुर्ते की, ब्लाउज की, लहंगा चुनने की कितनी डीपनेस होती है, 7.5 इंच 8 इंच। उन कपड़ों को पहनने के बाद जब आप लोग किसी फंक्शन में, किसी मंदिर में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में अपने पापा मम्मी के साथ, अपने बहन भाई के साथ स्वयं अकेले कहीं निकलते हो, अगर आप लोगों को झुकना पड़ता है तो आपका जो शरीर ढकने के लिए वो कपड़े बनाए गए थे, वो शरीर तो दिखते ही रहता है। फिर उन कपड़ों की जो वजह बनी थी, जिस वजह से हम लोग उन कपड़ों को पहन रहे हैं, क्या वो कपड़े अपना काम कर पा रहे हैं? जिस अंग को ढकने के लिए वो कपड़े बने हुए थे, क्या वो अंग ढका? लेकिन कपड़े उन अंगों को नहीं ढकते, वो दूसरे अंगों को ढकने के लिए बहुत लंबे लंबे, यहाँ से बहुत लंबे, यहाँ से बहुत लंबे, है ना? और जो ढकना चाहिए था वो पूरा खुला हो। फिर इन कपड़ों की मर्यादा को फैशन इंडस्ट्रीज ने भी बहुत, फिल्म इंडस्ट्रीज ने, इन्फ्लुएंसर ने, रील्स ने, हीरो हीरोइन ने खत्म कर दिया। कैमरा घूमेगा तो उसी अंग के चारों तरफ घुमा करके दिखाई दे। तो हमें क्या लगता है, शायद यही फैशन है, शायद यही कपड़े पहने जाने चाहिए, क्या हम इन्हीं कपड़ों को पहनने में अच्छी लगूंगी या लगूंगा? इसलिए आज कपड़ों की जो समझ है, उसके बाद अनुशासन खत्म हो गया हमारे अंदर। हम लोग कैसे कपड़े पहने, ये हमारे को कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन कपड़ों में अच्छी लगूंगी। मैं अपने घर की वास्तविक बात बताऊं, आप लोगों के ऊपर बताने से ज्यादा अच्छा मैं अपने घर की बताऊं। मेरे बहन की शादी हुई थी जुलाई के महीने में, तो महिलाओं के कपड़े से रिलेटेड, मैं सेक्स एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इससे संबंधित जो भी टॉपिक मुझे मिलता है उसकी स्टडी जरूर कर लेता हूँ। तो मैंने महिलाओं के जो कपड़े थे उसके अंदर ये चीज पाई कि लेडीज खुद चाहती है कि हमारे गले बड़े से बड़े टेलर बना दें। टेलर समझाएगा मैडम ये गला गलत लगेगा, नहीं आप तो बनाओ। जो टेलर है वो रोकता है, कई बार कोई अच्छा टेलर होता है समझा देता है आप लोगों का शरीर इसके अंदर गलत दिखेगा, सही लगोगे, पर हम लोग भी जोर जबरदस्ती से इसे गले बनवा लेते हैं, जिससे हमारे शरीर का वो जो अंग रखना चाहिए वो सब लोग को दिख रहा होता है। उस वजह से क्या होता है, पॉर्न फिल्म के अंदर शरीर दिखाया जाता है, ठीक है ना?
आधा शरीर दिखने का मतलब है सेमी पोर्न। आप लोग स्वयं सेमी पोर्न का कंटेंट बन के घूम रहे हो, आप लोग सफर कर रहे हो, आप लोग इस तरह के कपड़े पहन करके अगर आप झुक रहे हो, कोई आपको देख रहा है, वो देख कर फिर गलत इशारे करेगा, गलत हरकत करेगा, उसको मौका किसने दिया? अगर हम इस तरीके का ड्रेस कोड पहन करके बैठे कि हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी आवश्यकता को पूरी कर रहा है और सहज है, वातावरण उसके लिए अनुकूल है, हवा लग रही है शरीर को जितनी हवा लगनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी कपड़े नहीं होते, ज़्यादा ढीले भी नहीं होते, और फिर हम लोग अच्छे तरीके से हमारा अनुशासन के अंदर बैठे हैं, हम लोग अपनी मर्यादाओं के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत कम चांस होंगे कि कोई गलत तरीके का व्यक्ति आगे बढ़े, कम चांस हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा चांस खत्म हो जाएंगे, चांस कम हो जाएंगे। आप लोग हेलमेट पहनते हो, गाड़ी में ब्रेक होते हैं, गाड़ी सर्विस करवा करके अच्छे से रोड पे इंश्योरेंस करा के खुद का भी इंश्योरेंस करा के निकल दो, आपकी गलती में थी पर कोई टक्कर नहीं है वाली कंडीशन भी हो सकती है कि आप तो बहुत अच्छे से निकल रहे हो, सब चीज़ें आपने मैनेज करी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला ही गलत तरीके का अपराधी हो या नशेड़ी हो या इस तरीके के स्वभाव का हो कि वो किसी महिला की जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकला हो। तो उस चीज से बचने के लिए आप लोगों को कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या सिखाई जा रही है? क्या सिखाई जा रही है? सेल्फ डिफेंस करना। जब बात सामने से आ जाए तब हाथ पैर से लड़ना है, और जब बात हाथ पैर की ना हो तब इन चीजों से लड़ना है। तो आप लोगों को दोनों चीजें आनी चाहिए, हाथ पैर की जरूरत ही ना पड़े, इतनी कोशिश करें तो ही तो हम पढ़े लिखे होते हैं। अगर पढ़ लिख करके भी हम लोग हाथ पैर चला रहे हैं हर बात पे, फिर इंसान के पास दिमाग होने की क्या महत्वता है? तो ये अनुशासन हम लोग इसमें सीखते हैं। यौन शिक्षा की सही जानकारी नहीं होने के कारण वर्तमान समय में बच्चे, महिलाओं और पुरुषों के साथ कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं। ग्रंथ लिखे गए कामसूत्र, वात्सायन का। आप लोगों ने कामसूत्र को अभी तक शायद हो सकता है गलत नजर से ही समझा, लेकिन आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पहले के पुरखे हैं जिनको बोलते हैं, उनके बीच में ये प्रथा रही थी कि जैसे ही बच्चा या बच्ची टीनेज के अंदर आने लग जाए उसको धीरे धीरे करके कामसूत्र पढ़ाया जाता था। घर के मम्मी पापा, बहन भाई या गुरु शिक्षक उसकी क्लास लिया करते थे। जैसे ही खेलने कूदने, खाना पीना खाने, उनको शिक्षा का काम हो जाता था, उसके बाद फ्री समय में स्वस्थ मनोरंजन के साथ उनको पढ़ने के लिए कामसूत्र समझाया जाता था। क्यों समझाया जाता था? क्योंकि जैसा आप लोग आज हमें सेक्स एजुकेशन समझाई जा रही है, इसी का ही रूप था वो कामसूत्र जो था। उसके अंदर आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए, आपका बोलचाल कैसा होना चाहिए, आपका श्रृंगार कैसा होना चाहिए, आप लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप लोगों को घर की साज सज्जा कैसी रखनी है, घर की साफ सफाई कैसे रखनी है, औषधियाँ कैसे इकट्ठी करनी है, अपने लिए खाना पीना जो है वह अच्छा आहार कौन सा है वो कैसे चुनना है। कामसूत्र के अंदर सिर्फ लैंगिक संबंधी नहीं बताए गए, ये सारी चीजें उसके अंदर सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब उसके अंदर सिखाया जाता था। और बहुत एंड में आता है कि विवाह होने के बाद लैंगिक संबंध की बात बताएगी। यह हमारे समाज में पहले सिखाया जाता था, लेकिन अब कौन सिखाता है? इसलिए आज हमारे को भ्रमित जानकारी परेशान कर रही है, हम लोग डगमगा रहे हैं, तलवार की धार पे चल रहे हैं, इधर गिरे तो इधर पेड़ कटा, इधर गिरे तो इधर पेड़ कटा, और सामने गए तो गिर गए। आप लोग ये कुछ न्यूज़ देखें, ये हमारे भारत के अंदर कुछ इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि बच्चे, महिलाओं, पुरुषों के साथ अपराध होते हैं। अपराध सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होते, अपराध सिर्फ बच्चों के साथ होते, सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं होते, सभी तरीके के जो लिंग हैं, स्त्री पुरुष और सभी उम्र के जो लोग हैं उनके साथ अपराध होते हैं। ये जो अपराध हैं आप देखिए, कोई साइबर क्राइम का अपराध है जो युवती को फ्रॉड करके किया गया, दिल्ली के बुजुर्ग को सेक्टोशन में फंसा गया। एक तरफ महिला का अपराध है, एक तरफ पुरुष का अपराध है। पकड़े जाने के डर से गर्भवती जो बच्चियां थी वो अस्पताल ले जा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि शादी की उम्र 18 वर्ष है, और जो अगर कोई बच्ची कम उम्र में शादी कर रही है और वो गर्भवती हो जाए तो वो हॉस्पिटल जाएगी तो पुलिस केस बन जाएगा।
हॉस्पिटल नहीं जानी। अभी परसों के न्यूज़पेपर में आया था, कल परसों के न्यूज़पेपर में कि आदिवासी एरिया है राजस्थान का, वहाँ पे करीब 12 से लेकर 17 साल की बच्चियाँ गर्भवती हुई हैं और काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं आदिवासी एरिया की, और वो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं अपनी, और वो प्रसव पीड़ा को झेल रही है, उनका शरीर कमजोर है, उनके बच्चे की जो जीने की संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि शरीर क्या है, कमजोर। तो ये सारी देखो आप, अगर समाज में इस तरीके की सेक्स एजुकेशन सभी को मिले, अगर माता पिता समाज के हर उम्र का हर व्यक्ति जागरूक हो, तो क्या ऐसी प्रथाएं तोड़ी नहीं जा सकती? कम उम्र की शादी में क्या ऐसे व्यवहार जो स्त्री पुरुष में पति पत्नी दूसरे के साथ कर रहे हैं, क्या उनको रोका नहीं जा सकता? सब रोका जा सकता है। ये देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे अपराध शायद उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो जागरूक नहीं है, जो पेशेवर नहीं है। आप लोग सोचोगे शायद पुलिस के साथ ऐसा तो अपराध होता नहीं होगा, शायद वकीलों के साथ ऐसा अपराध होता नहीं होगा, शायद नर्स के साथ ऐसा नहीं होता होगा, शायद डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होता होगा, पर कौन बचा है? कोलकाता के अंदर जो दिल्ली को जो डॉक्टर के साथ हुआ था, सब जानते हैं कितना विद्रोह हुआ था। उसके पहले भी एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर जिसके साथ साउथ इंडिया के अंदर हुआ था, जिसको मार के कर दिया था, खत्म। ये देखो, वकील जो था, वकील पेशे का व्यक्ति होते हुए भी जिसको सारे नियम कानून पता है, वो व्यक्ति किसी महिला के साथ रेप कर रहा है। उसको पता है कि अगर ये महिला थाने पहुंच गई तो क्या होगा, लेकिन वकील होते हुए भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो हर तरीके का व्यक्ति है जो हर तरीके का अपराध कर रहा है। ये देखो कितना बड़ा कलंक है। ये कलंक पत्नी को बाइक से बांधकर घसीटा, शर्मा कोई बचाने तक नहीं आया। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? आंखें मूंद लो, किसी के मामले में नहीं पड़ना, किसी के बीच में नहीं बोलना। अगर सोचो, अगर आप लोग इस धारणा को अपने अंदर बना के रखते हो, अगर आपको कोई आपको सिखाता है ऐसी चीज, जब आपके साथ होगा तब दूसरे भी तो यही करेंगे, और जब दूसरे ऐसा करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं होती, कोई बोलेगा नहीं। कितना अमानवीय व्यवहार हो जाना, संवेदनहीनता हो जाना, ये हमारे अंदर एक विकृति है पढ़े लिखे करके हमारे समाज की, कि हमारे साथ हम या हमारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है और हम आवाज तक नहीं उठाएं, उसका साथ रखना चाहिए। ये भूमि की रिपोर्ट है। ये देखो, 5 साल तक लीज पर बिक रही हैं बेटियां रामनगर। ये अपने भूमि का क्षेत्र है, रेड एरिया। यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर है बूंदी से चित्तौड़ रोड पे। यहाँ पे देखो आप, शर्मनाक बेटियों की पहली बार दलदल में धकेलने की बोली लग रही है। हमारे समाज में नवरात्र आती है और हिंदू धर्म के अंदर हम लोग नवरात्र में कन्याओं को खाना खिलाते हैं, माता का रूप मानते हैं, है ना? और ये देखो आप रिपोर्ट के अंदर कि 5-5, 6-6 साल की जो बच्चियां उनको बेच दिया जाता है और उनके साथ लैंगिक संबंध बनाने वाले पहले पुरुष जो आता है दलाल, वो 3-4 लाख रुपए की बोली लगाता है उस बच्चे का लैंगिक संबंध। प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। ये इस तरीके के जो लोग हैं, ये इस तरीके का जो समाज है, ये बूंदी से 15 किलोमीटर दूरी है, और बूंदी के भी बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर आते जाते हैं इन्हीं कामों को करने के लिए। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, और प्रशासन है, पुलिस है, भारत सरकार है, सबको पता है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि जागरूकता इस लेवल की नहीं कि जनता प्रेशर डाल रही। अगर जनता प्रेशर डाल रही है, कैसे हो रहा है समाज में? आप लोग देखो ना, अगर कोई पेंशन की स्कीम बंद हो जाती है तो लोग कितना विद्रोह पे रोड पे खड़े हो जाते हैं। आरक्षण की बात होती है, कितना रोड पे विद्रोह में खड़े हो जाते हैं। ये हो रहा है, कितने लोग खड़े हो रहे हैं। एक ने भी ज्ञापन दे दिया होगा, कोई जाति पे कोई संबंधित कोई जाति का कोई आ जाएगा कि जाति के अंदर ये हो रहा है, भीड़, रैली, चक्का जाम, पुतला फूक देंगे,
लेकिन इस चीज के लिए कितने लोग आते हैं? नहीं आते, तो बंद ही नहीं होता, चल रहा है। ये तो चीज अभी तक हमने देखी, अनुशासन की जरूरत क्यों है, हमारे को क्या सीखना है, सही उम्र क्या है, ये सब सेक्स एजुकेशन अभी तक हम लोगों ने देखा और सीखा। अब बात आती है सेक्स एजुकेशन में दूसरे पॉइंट, जिसमें हम शरीर को समझने की जो बात कर रहे थे, या आप लोग देख रहे हैं कि स्त्री का शरीर एक पुरुष का, ठीक। हम लोगों ने बचपन में एक चीज सीखी, गुड टच बैड टच, कि हमारे शरीर के यहाँ पे कोई छूता है तो उसको बैड टच बोलते हैं, और वो हमारे साथ कोई करता है तो चिल्लाना है या हमारे को घर वालों को आकर के बताना है। लेकिन ये गुड टच बैड टच बचपन की क्लास में खत्म नहीं हुआ, ये आज भी हमारे साथ है, जब तक हम जिएंगे ये शरीर जब तक हमारे साथ है, गुड टच बैड टच हमेशा रहना है। आप लोग किसी भी अपोजिट जेंडर को या सेम जेंडर को भी उसकी बॉडी पर कहीं पर यहाँ पे टच ना करें, यहाँ टच ना करें, यहाँ टच ना करें, यहाँ पूरी बॉडी में कहीं टच ना करें, सिर्फ हाथ मिलाना और नमस्ते करना था, यही सीखना है। अब मैं आप लोगों को बड़ी कानूनी जानकारी यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। कानूनी जानकारी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए, जिस वजह से कानून से अपराधी बच जाता है, दोषी, जिस वजह से आप लोग शोषण झेलने के बाद भी केस हार जाते हैं, वो चीज सिखाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट, इसको मास्टर की क्या है। अगर कभी आप लोग किसी रिश्ते में हो या किसी कार्यालय में काम कर रहे हो या कहीं सफर कर रहे हो, कहीं पे जगह कोई सी भी हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई सा भी जेंडर का व्यक्ति हो आपके साथ, अगर वो आप लोग को बलात्कार के बारे में तो फिल्म्स वगैरह देख करके, न्यूज़ वगैरह पढ़ के पता है कि भाई बलात्कार कैसे होता है, लेकिन बलात्कार सिर्फ वहीं तक नहीं, कानून की नजर में बलात्कार की परिभाषा और बलात्कार की जो डेफिनेशन है उसके अंदर साथ में जो चीजें बताई गई है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कोई पुरुष, ध्यान से सुनना भाई, फोन वोन छोड़ दो, बहुत अच्छी जानकारी बताई जा रही है। अगर कोई पुरुष, आप लोग इतना बताइए कि अब अगर कोई पुरुष अपने लिंग से किसी महिला की योनि के अंदर प्रवेश करता है उसको बलात्कार बोला जाए, ठीक, ये तो मैं पता था। लेकिन अगर कोई पुरुष अपने लिंग से उस महिला के शरीर को, योनि के आसपास के भाग को टच भी करता है, वो भी बलात्कार होता है। दूसरा, अगर कोई पुरुष अपने हाथ से उस महिला के शरीर पे यहाँ उसके स्तनों पर टच करता है, वो बलात्कार का एक सब सेक्शन उसके अंदर। अगर कोई पुरुष किसी लकड़ी, स्टिक, आजकल सेक्स टॉय चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उनसे या किसी भी चीज से उस महिला के शरीर को स्पर्श करता है तो वो भी बलात्कार के सब सेक्शन के अंदर दिखाया है कानून की नजर में। अगर कोई महिला इतना सब होने के बाद चुप रहती है तो क्या कर रही है? गलत। मैंने कुछ मामले मेरे पास काउंसलिंग में आए, लड़कियां डिप्रेशन में चली गई, कुछ उनके साथ उनके जो क्लास, स्कूल या कोचिंग में कुछ लड़के जो उनके संपर्क में आए, उनने उनसे पहले दोस्ती करी, फिर नजदीकियां बढ़ाई, तो उनके शरीर में इस तरीके का व्यवहार किया। उनको क्या लगा था कि वो चीज़ तो हुई नहीं फिजिकल रिलेशन वाली, तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि पुलिस एक्शन ले लेगी। और उनको जब समझाया कि ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं, उन्होंने रिपोर्ट करी, दो ने तो रिपोर्ट कर दी, बाकी ने तो आज तक कदम भी नहीं उठाया, हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की। पर अगर कोई ऐसा करता है आप एक्शन लो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पे आपको, क्योंकि ऐसा मेरे को बहुत दुख होता है कि जब मैं 10 में से 10 लड़कियों से बात करता हूँ तो उनसे एक बात तो निकल ही जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कभी ना कभी, किसी परिवार में, किसी रिश्तेदार ने मेरे शरीर को यहाँ पे टच किया, या किसी अंकल ने ऐसा किया, या किसी दोस्त ने ऐसा किया, मैं कुछ नहीं कर पाई।
सारी जिंदगी वो लड़की अपने मन में उस चीज को लेकर के डिप्रेशन की जैसी कंडीशन में जिंदगी करती है। आप लोग इस चीज के ऊपर एक्शन ले सकते हो, आप लोगों को कानूनी अधिकार है। अगर आपके साथ जो भी हुआ है उस चीज को आप लोग वैसे के वैसे ही शब्दों में रिपोर्ट के अंदर लिखो। शर्माना नहीं है कि इतने समय पे इतने बजे इस स्थान पर मेरे साथ मेरे शरीर पर इस अंग पे इस व्यक्ति ने इस चीज से स्पर्श किया, फिर इस व्यक्ति ने ये कार्य किया। अगर आप लोगों ने शब्द काट दिए वहां पे, एक एक शब्द कानून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट में। अगर आपने शब्द काट दिया, वकील नहीं हो कोई बात नहीं, आप पेशेवर एक्सपर्ट नहीं हो कोई बात नहीं, पर आपके साथ जो हुआ है वो पूरा का पूरा एक एक शब्द पूरी पिक्चर उस रिपोर्ट में होनी चाहिए कि उस रिपोर्ट को पढ़ के व्यक्ति की नजर में घटना आंखों के सामने चल जाए। सिर्फ इतना आपको सीख लेना है। और उस चीज को जब आप लोगों ने उसमें लिख दिया तो आपसे एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपोजिट हो, जहां का दोषी जो दोष मतलब अपराध करता है उसका वकील पूछता है। अभी दो मैंने अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप पे लगाए थे, दो ऐसे मामले हुए राजस्थान में जो इस सफाई से निकल गए दोषी। क्या थे मामले कि लड़की के साथ जब ऐसा हो रहा था तो उसने विरोध नहीं किया था, चिल्लाई नहीं। तो दूसरे वाले एडवोकेट ने बोला कि साहब मजिस्ट्रेट से ये चिल्लाई नहीं, तो इसकी क्या थी वहां पे सहमति। अब याद आया आपको मैंने सहमति लिखवाया था कितना इंपॉर्टेंट है वो सहमति। साहब ये चिल्लाई नहीं, पब्लिक के बीच में से गाड़ी पे बैठ के जा रही थी, क्यों नहीं चिल्लाई? अगर इसके साथ जोर जबरदस्ती करके लेके जा रहा था तो ये लड़की की सहमति थी। साहब ये तो दोषी को फंसा रही है, ये मेरे मुवक्किल को फंसा रही है और इसको छोड़ा जाए। छोड़ दिया मजिस्ट्रेट साहब ने। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, मैंने बोला था ना रूढ़िवादिता, मजिस्ट्रेट तक के अंदर रूढ़िवादिताएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर कोई लड़की विरोध नहीं करती तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सहमति हो। और मजिस्ट्रेट साहब ने वहां पर उसको सहमति माना, उस दोषी को बरी। इसलिए आपको मैंने सहमति वर्ड सिखाने के लिए पहले लिखवाया कि सहमति क्या होता है। आपको पता तो हो, इतनी बड़ी की है वो कि किसी को बचा देती है, किसी को फंसा देती है। दूसरी बात, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप इतने लंबे टाइम तक चुप क्यों रहे? साहब इसने तो बाद में इससे पैसे मांगे थे लेकिन इसने दिए नहीं और इन दोनों ने फिर रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए इसके ऊपर आरोप लगा करके ये लड़की से पैसे मांगने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रही है। आप देखो साहब बोलते हैं सही है, आप इतने तक चुप क्यों रहे? रीजन क्या है? रीजन नहीं देता है और दोषी बड़ी। इसलिए आप लोगों को इन सारी चीजों को अच्छे से लिखना रिपोर्ट में आना चाहिए। मेरे साथ ये हुआ, हिंदी तो लिख ही लेते हो, अच्छे से लिखो। मेरे शरीर पे इस जगह पर ये किया, इस समय पे किया। अगर घटना हो गई है, अगर किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो गई है तो वो अपने जो शरीर पे कपड़े पहने हुए हैं उसको ना धोए, उन कपड़ों को चेंज करके एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में प्रिजर्व मतलब संरक्षित करके रखें। उन कपड़ों को अगर धो दिया सबूत खत्म हो जाएंगे। मैंने वो जो भी वकील वाला मामला बताया था उसके अंदर काउंसलिंग के दौरान उस युवती को बोला था कि आपने क्या वो कपड़े धो दिए, तो समझदार थी, उन्होंने उस चीज को रखा, पुलिस को दिया, सब जगह को अरेस्ट हो गई थी। सारे सबूत पुख्ता होने चाहिए। आप कपड़े ना धोए, सबूत मिट जाएंगे। नहाए नहीं, पुलिस स्टेशन जाओ, कोई सी भी जगह पर हो, आपके साथ घटना कहीं पर भी हुई हो, याद रखो अब ये नियम आ गया 1 जुलाई 2024 से, आपके साथ घटना कहीं पर भी हो आप उसी जगह के पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर करवा सकते हो। जड़ने की घटना कोटा में हुई थी तो कोटा के पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा, आपकी एफआईआर कराओ। और दूसरी बात, एफआईआर कराते ही हाथों हाथ पुलिस को बोला मेरा मेडिकल यहीं करवाओ। मेडिकल वहां होगा, हाथों हाथ आपका टाइम बच जाएगा, सबूत सही तरीके से पुलिस के सामने और एसटी जो डेट होती है उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, मामला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको आपका न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
देखा सेक्स एजुकेशन क्या सिखाती है, और वो इन्फ्लुएंसर आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं रील पे। अब मैंने आपको बताया था कि कई सारे मजिस्ट्रेट तक रूढ़िवादिता से कैसे हो जाता है। हम अपनी जिंदगी में भी तो एक अलग तरीके के मजिस्ट्रेट हैं, है कि नहीं है? हर कोई व्यक्ति अपना खुद का न्यायाधीश है ना? किसी के साथ कुछ गलत होता है, हम अपनी राय रख देते हैं, किसी ने गलत किया होगा, ये है ये सब। अरे तुमने देखा नहीं है कि इसका बोलचाल कैसा है? हम अपनी राय के अनुसार उसका निर्णय करते हैं। लड़का है लड़की है बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, तुमने बीच में कुछ कर है ना? भले से भाई मेरी साथ जा रहे हो, मेरे साथ हो गया, मेरी दीदी को पीछे से बोलता भाभी जी निकल रहे, मैंने कहा भाई बहन है मेरी बड़ी। तो ऐसा समाज में है कि गलत रूढ़िवादिता है कि लड़का लड़की साथ है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, पति पत्नी होंगे। चलो दूसरी अलग छोटी सी रूढ़िवादिता बताओ। कॉलेज स्कूल लाइफ में किसी ने हमारे को कॉपी दे दी, मतलब कुछ इसी से हमने कॉपी ले ली, उसके मन में आ जाएगा। किसी को गाड़ी में लिफ्ट दे दी, किसी ने हालचाल पूछ लिया, दिमाग में कोई हंस दिया आपके तरफ देख के तो हंसी तो हंसी लाइन फेमस है ना? कोई आपके पास आके अपना दुख बता गया, मतलब मैं हमदर्द हूँ। इतनी गलत फहमी है। अरे भाई वो उसको कोई व्यक्ति आपने हेल्प कर दी से बात उतनी है, जब तक आपसे कोई व्यक्ति अपने मुंह से ना बोले कि भाई मेरे लिए आपके लिए मेरे मन में ये भावना है, तब तक आप कैसे गलत अर्थ निकाल लेते हो? बिना भगवान अंदर मन की हृदय की बात जान रहे हो और मन से जान रहे हो, उसको बोले भी रहे और सपनों में जी रहे हो, खो रहे हो, निस्वार्थ हो रहे हो। कितनी बड़ी गलतफहमी है। जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक किताब निकाल के पब्लिश करी थी गए साल, और इसका मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर कई सारी रूढ़िवादिताएं रखते हैं जिनसे हमारे को मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंगिक रूढ़िवादिता किसी लिंग विशेष से संबंधित होती है, जैसे स्त्री की अलग लैंगिक रूढ़िवादिता होगी, पुरुष की अलग लैंगिक रूढ़िवादिता होगी। अब मेरे को पहले इतनी देर से रूढ़िवादिता शब्द आ रहा है, आप में से कोई एक बच्ची को ये बता दो रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है? हिंदी के हो, कुछ आर्ट के हो, आप लोग इतना सा शब्द मुझे एक्सप्लेन करके बता दो रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है। इतना सोचने की जरूरत पड़ रही है। ऐसी कोई अवधारणा जो बहुत लंबे समय से गलत तरीके से चलती आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि पहले कोई सती प्रथा, वेरी गुड, पहले कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था पुरुष, तो उसकी पत्नी को सती होने के लिए विवश कर देते थे। दातन प्रथा, हिंडोली क्षेत्र से कौन है यहाँ पे बच्ची? हिंडोली क्षेत्र से है कोई? अरे भाई कोई हिंडोली क्षेत्र से है? नहीं है। हिंडोली के अंदर भी गए 7 दिनों के अंदर एक घटना हुई है दातन प्रथा की। एक महिला थी, उसके हुई थी ना, न्यूज़पेपर में आई थी, देवगढ़ थाना, दातन प्रथा। ये भी एक तरीके की लैंगिक रूढ़िवादिता है जिसमें हम किसी को दातन ही समझ रहे हैं, जबकि दातन का कोई अस्तित्व ही नहीं समझ। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लोग चांद पे पहुंच रहे हैं वहाँ। अरे भाई आप सोचो, वो चांद पे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा करके उन्हें भेजा था, करोड़ों खर्चों का, वो लैंड नहीं हो पाया था, इधर उधर बिखर गया था। कोई भूत ही भेजते तो उसको हैंडल करने के लिए। अगर भूत का अस्तित्व होता, इतने सारे तांत्रिकों का काम चलता, तो साइंटिस्ट की जरूरत ही नहीं है, उसको हैंडल कर देते, उसको रोवर को पहुंचे था अपने टारगेट के ऊपर। बट हमारा समाज कई सारे लैंगिक रूढ़िवादिता
जैसा आज भी बसी है। जब चांद के ऊपर मकान बनने की योजना चल रही है, डिजाइन बन गए मकान के, तब हम लोग वहाँ पे दाखिल प्रथा हमारे समाज में क्या बोल रहे हैं कि इसको खाट में से निकालेंगे, और एक खाट में से नहीं निकल पाई तो ये बिल्ली, और बिल्ली है तो ये दाखिल है। और उस बेचारी महिला को घर से अलग करके रखना, उसके मुंह पे ताली फोड़ना, उसके बाल काट देना, उसको चिमटों से सूर्य भाले जैसी कोई चीज होती है उसके शरीर को अंदर छेद करना, और उसको खाना पीना न देना, उसको मारना, मोहल्ले गांव के अंदर घुमाना, प्रदर्शनी बना करके, ये सब क्या है? लैंगिक रूढ़िवाद। किसी लड़की का अगर रेप हो रहा है, उस दौरान अगर वो विरोध नहीं कर रही है तो उसको क्या समझ लेना, इसकी सहमति थी। अरे भाई ये भी तो हो सकता है उस लड़की को धमकी दी गई, अगर तूने ऐसा, ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की को धमकी दी उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने, कि अगर तूने कुछ किया तो मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा, अगर तूने विरोध किया तो उसके साथ मैं ऐसा कर दूंगा। होता है कि नहीं होता है? पर क्या समझते हैं, कोर्ट तक नहीं समझ लेता है सहमति। सोचिए कितनी बड़ी रूढ़ी बन है। कोई लड़की, कोई महिला किसी की तरफ हंस के निकल गई तो क्या ये इसका चरित्र खराब है, ये तो दांत ही दिखाती है, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। हम लोग उसका चरित्र का पूरा फिगर बना लेते हैं। इतनी सारी रूढ़िवादिताओं को हमारे को क्या करना है? तोड़ना है। ये हमारे अंदर जमी हुई है। हमारे पापा मम्मी, हमारे उनके जो पहले के परिवार के सदस्य थे, उन सब ने एक दूसरे को बताया, फिर दूसरे ने दूसरे को बताया, वो हमारे दिमाग में क्या करते हैं? घर कर गए। अब हमारे को ये लगता है कि लड़की के लिए यही समाज का फ्रेम और लड़के के लिए यही समाज का फ्रेम है। समानता तो दोनों के बीच में रखते ही नहीं, और इस वजह से क्या होता है? रूढ़िवादिता हमारे अंदर घर कर जाती है, और घर करने के बाद फिर वो समाज में ऐसी विकृति उत्पन्न करती है जो दाखन प्रथा, जैसे कि सर ने बताया कि वो कौन से क्षेत्र में थी सर? देवी थाना, देव जी का थाना, देव जी के थाना के अंदर जैसी घटना हुई, भूल से बिल्कुल है। और अभी मैंने आप लोगों को रामनगर की वो घटना बताई थी, बच्चियों को बेचा जा रहा है, इस तरह की घटनाएं होना। 3 महिला 2 पुरुष गिरफ्तार हुए उसके अंदर। तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। ये सब किस वजह से हो रही है? लैंगिक रूढ़िवाद। अब हमारे में एक शब्द जो हमने टेस्ट में दिया था, सहमति, कंसेंट। भाई कंसेंट का मतलब होता क्या है? ये जो स्त्री पुरुष आपको दिखा है, हम अपने जीवन के एक पड़ाव में आते हैं जब हम विवाह करते हैं। ये पीछे का गेट बंद कर दो। जब हम विवाह करते हैं या हम किसी भी, आजकल लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, दोस्त यार बन रहे हैं, इतने तरीके के रिश्ते हमारे सामने और भी ऑप्शन है। जब हम किसी महिला या किसी पुरुष से बात करते हैं, किसके बारे में? लैंगिक संबंध के। ध्यान से सुनना कि मैं आपके साथ या मैं आपके साथ लैंगिक संबंध बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। कोई भी नशा, कोई भी बहकावा, कोई भी झूठ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। इसकी उम्र होती है कम से कम 18 वर्ष। अगर आपने 18 साल से कम उम्र में सहमति दे रहे हो, आप 18 के हो ही नहीं, और आप बोल रहे हो कि यार ठीक है मेरी तरफ से सहमति है, वो मान्य नहीं है। फिर वो जो व्यक्ति आपके साथ कर रहा है वो आरोपी, क्राइम के अंदर आता है, आरोपी बनता है वो व्यक्ति। तो आप पहले तो 18 वर्ष कंप्लीट करे हुए होने चाहिए, आपकी उम्र पूरी 18 वर्ष हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आप जिस भी व्यक्ति से कंसेंट कर रहे हो या जो भी व्यक्ति आपसे कंसेंट कर रहा है, वो स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ करेंगे या क्या करेंगे, क्या स्थितियां रहेंगी। अगर आपने सहमति दे दी है, सीखो। अरे बच्चों, अगर आप लोगों ने सहमति दे दी है और आपका सहमति देने के बाद मन बदल गया,
सहमति नहीं है। जैसे कि इस महिला ने इस पुरुष ने आपस में सहमति कर, अब ये दोनों साथ में कहीं गए, इनको फिजिकल रिलेशन बनाना था, स्थितियां वहां तक पहुंच गई है कि बस 1 सेकंड के बाद सब शुरू होना है। लेकिन पुरुष या महिला में से अगर किसी ने भी बोल दिया कि मेरी सहमति नहीं है, मैं नहीं चाहता, सहमति शब्द नहीं जानते, कोई बात नहीं, बोल दिया मैं नहीं चाहता अब ऐसा करना, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मेरा मूड सही नहीं है, या मेरी इच्छा नहीं है, वही सहमति नहीं है, खत्म सहमति। अब इसके बाद जो भी किया जाएगा वो क्या आएगा? रेप। इसके बाद जो भी सब किया जाएगा वो रेप या सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट उन कैटेगरी के अंदर आएगा। आप लोगों को पता है भारत सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो अभी इसी महीने के अंदर मैरिटल रेप के ऊपर निर्णय लेकर के आने वाले हैं। बहुत लंबे टाइम से उनके बीच में मंथन चल रहा है कि क्या मैरिटल रेप घोषित भारत में करना चाहिए या नहीं। वो भी यही है कि पति पत्नी जब आपस में लैंगिक संबंध बनाते हैं और अगर पत्नी ने मना कर दिया या पत्नी की इच्छा नहीं है, उसके बाद भी अगर पति उससे लैंगिक संबंध बनाता है तो क्या उसे रेप मानना चाहिए? माना गया है, दूसरे देश मान रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या बोल रहे हैं कि लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं है, लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है तो रेप ना बोल जाए। पर है तो रेप। जब आप कंसेंट के अंदर बोल रहे हो कि कंसेंट खत्म हो गई, जब खत्म ही होगी तो उसके बाद जो चीज की जाएगी रेप है, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई रिश्ता हो। तो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अभी इस महीने मेरे को भी आशा है कि वो निर्णय लेकर के अभी हमारे बीच में आएगा वो निर्णय, क्योंकि मेरे को इस निर्णय का वेट है। ये निर्णय भारत के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में आना चाहिए कि इसको रेप ही घोषित किया जाए। जब कंसेंट नहीं है तो वो रेप होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के जो दाम्पत्य जीवन है उसके तो कंसेंट आप लोगों को समझ में आया? समझ में अगर कोई कंसेंट आप कर रहे हो तो उसमें कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई झूठ शब्द पता पड़ रहा है तभी आप कंसेंट कैंसिल कर सकते हो। आप लोगों को पता पड़ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कोई गलत चीज बोल रहा है या कोई चीज छुपा रहा है या नशा कर रहा है या नशा करके कर रहा है तो कंसेंट नहीं है। बोलने वाला व्यक्ति भी अगर नशा करके कंसेंट दे रहा है, कंसेंट नहीं है। कंसेंट देने वाले व्यक्ति कोई मंद बुद्धि का भी नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा है, बच्चा तो कंसेंट दे रहा है, कोई स्त्री या पुरुष अगर कोई कंसेंट दे रहा है तो वो दिमागी तौर पे स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही कंसेंट मानी जाएगी। सेक्सुअल हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन से आप लोग क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप सभी बच्चियां अपने जीवन के अंदर इन सारी चीजें दिखाई जा रही हैं पिक्स के अंदर, इन सब चीजों का आप लोग कभी ना कभी आगे उपयोग भी कर रहे हो, कुछ चीजों का आप लोग उपयोग कर रहे हो। तो ये सेक्सुअल हाइजीन का पॉइंट आप लोगों को आना चाहिए। मेरे घर में भी मेरे जो घर की बच्चियां हैं उनको अवेयर किया, उनके साथ भी कुछ गलतियां हो रही थी, उनको भी नहीं पता था, इसलिए मैं आपके भाई की तरह यहाँ पे इस चीज को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या चीज आनी चाहिए, कहाँ मिस्टेक होती है। कोई बता सकता है मेरे को सेक्सुअल हाइजीन क्या होती है? हमारे शरीर की जो संरचना है उसके साथ हमारे को लैंगिकता के तौर पे किस तरीके से साफ सफाई रखनी है। फिर एक पड़ा वो भी आता है जब हम वैवाहिक जीवन करते हैं तो लैंगिक संबंध के दौरान क्या सेक्सुअल हाइजीन रखी जानी चाहिए। दोनों पॉइंट इसके अंदर शामिल होते हैं। पर अभी आप लोग पढ़ाई के विद्यार्थी हो तो आप लोगों को अभी अपने शरीर की खुद की सीख लेनी जरूरी है ना। तो सेक्सुअल हाइजीन के अंदर हमारे शरीर की साफ सफाई, उसको स्वच्छ रखना और इसके साथ हमारे को लेने चाहिए, उपयोग में लेनी चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी लेते हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है पीरियड्स, क्योंकि शरीर हमारा फीमेल बॉडी का है तो हमारे को कुदरत ने बच्चों को जन्म देने के लिए पीरियड्स वाला जो प्रोसेस है वो हमारे अंदर बना रखा है कि हमारे अंडाणु हर महीने के अंदर रिप्लेस होते रहते हैं। एक अंडाणु डिस्ट्रॉय होता है, दूसरा रहता है, तो पीरियड्स होता है। पीरियड्स का आप लोग सब लोग जानते ही है। पीरियड्स के अंदर जो देखभाल करनी होती है, खाना पीना, एक अच्छा खाना पीना। हम लोग पीरियड्स के दौरान तो अकेले रहने लग जाते हैं क्योंकि समाज में प्रथा है कि किचन में नहीं जाना, दूर रहना। तो दूर रहने की वजह से जो किचन में जाते हैं तो खुद निकाल के खा सकते थे या उठा सकते थे, वो तो हो नहीं पाता।
पर अच्छी देखभाल उस टाइम पे हमारे शरीर से इतना सारा ब्लड जा रहा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए तो हमें अच्छा खाना खाना जरूरी है। दूसरा, अच्छा वातावरण, खुशीनुमा वातावरण होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है? सैनिटरी पैड का उपयोग हम सब कर रहे हैं। सैनिटरी पैड हमारे शरीर के अच्छा कितना है, क्या हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो ब्रांड हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जहाँ से ला रहे हैं, वो सैनिटरी पैड हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है, उसको किन चीज़ों से बनाया गया है। सैनिटरी पैड के अंदर जो चीज़ें काम में ली जाती हैं वो कई बार इस तरीके की भी देखने में आती है कि वो आपके शरीर के साथ क्रिया करके आप लोगों की प्रजनन क्षमता को खत्म कर देती है। इसलिए आप जो भी सैनिटरी पैड या जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो पीरियड्स के लिए, उन सैनिटरी पैड के प्रोडक्ट की आप पूरी जानकारी लो। फिर उसका साइज आपके शरीर के अनुकूल है कि नहीं है। उपयोग में तो लेना आ गया, पर साइज कितना होना चाहिए आपके, ये साइज पे आपको आपके शरीर के अनुसार सिलेक्ट करना आना चाहिए। तीसरी चीज, सैनिटरी पैड उपयोग में लेना समाज सीख चुका है, बात करना इस पे सब सीख चुके हैं। आज इतना ओपन हो गया कि मेरे पिता के समान प्राचार्य होते बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने चीज बात कर रहा हूँ। पहले कोई समय था कि जो सैनिटरी पैड था इसकी बात करना बहुत दूर की बात थी, बोल नहीं सकते। आज समाज बिल्कुल इस तरह का आ चुका है विकास के साथ। सैनिटरी पैड को यूज करके हम लोग फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं? घर के आसपास, गली मोहल्ले में, जय मेरे थोड़ी घूमते फेंकते ही है। तुम फिर मना क्यों कर रहे हो? कहीं तो फेंकते हो, है ना? फेंकते हैं ना, गली मोहल्ले में आसपास ही फेंकते हैं। कड़वा सच है, शर्म आ रहा है जो हो रहा है मोहल्ले में, क्या आप लोग उसको फेंक रहे हो। वो सैनिटरी पैड कई सालों तक गलता नहीं है क्योंकि उस पर प्लास्टिक की लेयर आती है एक, ठीक है। अगर कपड़ा यूज कर रहे हो तो बात है, लेकिन अगर सैनिटरी पैड बाजार वाले यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर लेयर आती है जो गलने नहीं देती उसको आसानी से। उसके अंदर आप सोचो, जब आप हाथ धोते हो पैड को चेंज करने के बाद, खुद के नहाते हो, साफ सफाई करते हो, उस सैनिटरी पैड को आप घर के बाद फेंकते हो, उसको कोई जानवर उठाता है, खाता है, फाड़ता है, ऐसे ही। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे अंदर मानवता है, हम इंसान पढ़े लिखे हैं, हमारी शरीर की कोई गंदी चीज कोई खा रहा है भोजन के रूप में क्योंकि भूखा है, ऐसा ही है। कितनी गलत बात है ना? तो करना क्या है? क्या करें? ऑप्शन ये है कि सैनिटरी पैड को हमारे को उपयोग में लेने के बाद खत्म करना आना चाहिए। अभी न्यूज़ आई थी 5-7 दिन पहले कि विद्यालयों के अंदर जो बच्चियां सैनिटरी पैड यूज कर रही है उसको उपयोग में लेने के बाद चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं हो पा रहा, खत्म करने का ऑप्शन नहीं हो रहा, इस वजह से बच्चियां उपयोग में चेंज नहीं कर पा रही है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी न्यूज़ पब्लिश करी थी रिपोर्टर्स ने कि बच्चियों के पास ऐसा कोई वही तरीका नहीं है कि सैनिटरी पैड को उपयोग में लेने के बाद खत्म कैसे करना है या कहाँ रखना है। तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद सैनिटरी पैड चेंज नहीं कर रहे। अब वो सैनिटरी पैड चेंज करना कितना जरूरी है उनको कौन बताएगा? 4 से 5 घंटे में एक सैनिटरी पैड कम से कम चेंज कर देना चाहिए, लेकिन वो बच्चियां 6 घंटे तक तो स्कूल में पढ़ रही हैं। अब वो कॉलेज में भी ऐसा होता है, हम लोग ट्रेवल करने जाते हैं, कहीं लंबा ट्रेवल होता है, टॉयलेट नहीं मिल पाता हमारे को, तो हम चेंज नहीं कर पाते हैं। अब चेंज नहीं करने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, ब्लड एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदा रखता है ना? वही ब्लड है वो फ्रेश ब्लड। उस ब्लड के अंदर दूसरे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु पनपने लग जाते हैं। उसमें से बदबू जो आती है उस समय बाद वो इसलिए आती है, अंडर आर्म से नहीं है। इस अंडर आर्म के अंदर बदबू क्यों आती है? नहा करके अच्छे से धोने के बाद भी क्यों बदबू आती है? क्योंकि इस जगह पे हवा नहीं जाती, पसीना इकट्ठा होता है और यहाँ पर जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु वो सब ग्रोथ करने लगते हैं, पनपने लगते हैं। जैसे आप इसको पानी से धो दोगे बदबू चली जाएगी, लेकिन सैनिटरी पैड में ऐसा होता नहीं है। नहीं होने की वजह से उसमें
जो चीजें बनती हैं, ब्लड ऊपर से नीचे ही आता रहता है ना। उनको तो सीढ़ी मिलती चढ़ने के लिए शरीर के अंदर, तो जितने भी विषाणु कीटाणु जीवाणु थे वो कहाँ चले जाते हैं, आपके शरीर के अंदर। अब जाने के बाद क्या होता है, एक तो वो शरीर की प्रजनन क्षमता को खत्म करने के लिए काम शुरू करता है। जो पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है उसके लिए भी कई बार वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि हम लोग टाइम पे पैड्स को चेंज नहीं कर रहे। तो चेंज करने का तो प्रोसीजर आपको पता है, लेकिन उसको खत्म करने का प्रोसीजर नहीं पता। खत्म करने का प्रोसीजर में आप लोग को एक छोटा सा वीडियो है, वो आप लोग को दिखाऊंगा कि आप घर में मटकी से कैसे सैनिटरी पैड खत्म कर सकते हो। अगर घर में आपके पास जगह है, हाँ मटकी से पैसे खर्च नहीं कर रहे है ना, बहुत अजीब सा सस्ता तरीका कि आप लोग मटकी से कैसे सैनिटरी पैड खत्म कर सकते हो। जो गांव के परिवेश में रहते हैं, जिनके घर में इतनी जगह है कि वो अपने घर के पीछे या कहीं मटकी रख सकते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, ये सैनिटरी पैड तो आप खत्म कर दो। चलो देखते हैं। 5 मिनट का वीडियो है। ये आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ की महिलाओं ने इस चीज को खोज निकाला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने अपने टॉपिक में इसको शामिल किया, जिससे जितने भी बच्चे हैं हमारे उनको इससे आइडिया भी आ जाएगा, है ना। एक आइडिया की जगह मैं इससे भी कुछ बेटर कर सकती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। दोनों क्षेत्रों की महिलाओं एवं किशोरियों को महामारी से जुड़े सामाजिक प्रभावों के कारण इसके प्रबंधन में खासकर इस्तेमाल किए गए बच्चों पीछे से मत जाओ। दूसरे की मम्मी का नाम आ गया या कागज में तालाब में खुले स्थान में फेंककर या जलाकर सैनिटरी पैड का निपटान करती है, जिससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सैनिटरी पैड को खुले में फेंकने से संक्रमण की इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को मिट्टी में सड़ने में 500 से 800 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? महामारी सुरक्षा प्रबंधन को पहल की है, जिसमें टीम ने समुदाय में प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक करने के साथ उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2 तरीके का उपाय सोचा। पहला, सैनिटरी पैड से होने में कचरे को कम करना, दूसरा सैनिटरी पैड का निपटान। सैनिटरी पैड से इकट्ठा हो रहे कचरे को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर, जैसे समुदाय एवं विद्यालयों में कपड़े के पैड को बनाने का प्रशिक्षण और साथ में सैनिटरी पैड के निपटान के लिए मटका इंसिनरेटर से अवगत कराया। मटका इंसिनरेटर बनाने की विधि इस प्रकार है। तो कितना सिंपल है। मिट्टी का एक घड़ा लें और उसी के आकार के अनुसार एक गड्ढा करें। घड़े के ऊपरी भाग से 4 अंगुली नीचे की ओर घड़े के आकार के अनुसार 4 से 5 छेद करें। इस छेद को करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि घड़े में पैड को जलाने में ऑक्सीजन की मदद मिलेगी। घड़े के निचले तल से 4 अंगुली ऊपर की ओर घड़े के बना सकते हो ये तो बहुत आसान है। 7 छेद करें। इस छेद को करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पैड घड़े में जलाने पर उससे निकलने वाला धुआं छेद की सहायता से नीचे मिट्टी में ही अवशोषित हो जाए। घड़े के सबसे नीचे एक छेद करें। इस छेद को करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्षा का पानी एवं पैड जलाने पर उसका राख छेद की सहायता से नीचे गिर जाए। बारिश में भी काम करेगा ये आपके लिए, गीला होने के बाद। ईंट के छोटे बड़े टुकड़ों को डालें। टुकड़ों को डालने
सेंटीपैड मटकी में डाला जो काम में लिया था, उसके ऊपर माचिस डाल दी और प्लेट से रख दिया, जल गया उसके अंदर और बन गया नाक।